बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स। मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, क्रिकेट की दुनिया से बहुत सी खबरें हैं और साथ ही साथ फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज़ हो चुका है, जिसके आज 4 मैचेस खेले जाने हैं। बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस हैं। अब बड़ी टीमें छोटी टीमों के साथ, और छोटी टीमों को मौका मिल रहा है वो बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेलकर अपनी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर बनाने और बहुत कुछ सीखने का मौका उन्हें मिल रहा है। तो फुटबॉल की दुनिया पर एक प्रॉपर सेगमेंट करेंगे, लेकिन स्टार्ट हम करेंगे क्रिकेट से, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हेड हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की अलॉन्ग विद देयर टीम, जो कि 3-4 लोग उन्होंने बिठाए हुए थे, जिसमें आकिब जावेद साहब भी मौजूद थे, माइक हेसन साहब भी मौजूद थे, डॉक्टर साहब भी मौजूद थे, एक जो कि बहुत ज़्यादा फ्लुएंट थे। और डॉक्टर साहब ने जिस तरह की गुफ्तगू की है, डॉक्टर साहब को इसलिए बिठाया गया था कि अब प्लेयर्स की जो फिटनेस वाला मामला है ना, वो सबके सामने आएगा और ये मीडिया के सामने प्लेयर्स की फिटनेस का जो है वो ग्राफ रखा जाएगा, ताकि आप सबको पता चल सके कि कौन सा प्लेयर कितने पानी में है। अच्छा, अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में बड़ी तब्दीलियां कर दी गई हैं, ये एक ऐलान कर दिया गया है। ये इसको अब डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम जो है वर्ल्ड कप में इंडिया के अगेंस्ट 64 रन से शिकस्त खा बैठी है। ठीक है, 171 रन का टारगेट दिया इंडिया की टीम ने, पाकिस्तान की पूरी टीम 106 रन बनाकर आउट हो गई। ठीक है, लेकिन सीखने को तो यहां पे भी मिला बहुत कुछ। लेकिन वहाब रियाज साहब 1 साल से पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम, मोर देन 1 ईयर, एक उनका कोचिंग स्टाफ और वो इसके साथ जुड़े हुए, उनकी क्या परफॉर्मेंस है, आखिर वो क्या सिर्फ ये टूर्स और ये सारी अयाशियों के लिए वो कर क्या रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है अली तनोली साहब, साथ ही साथ हमें ज्वाइन करेंगे अहमद सईद साहब। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। भाई, सबसे पहले आपकी तरफ आ जाते हैं जी। पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की अली भाई, अब जो बात हुई है वो ये है कि ए कैटेगरी में सिर्फ वो प्लेयर आएगा जो टेस्ट क्रिकेट खेलेगा, बी कैटेगरी जिसे ए बी करके नाम दिया गया वो आएगा जो ओडीआई खेलेगा, बी सी में वो आएगा जो ओडीआई टी20 खेलेगा, और एंड पर लीस्ट ऑप्शन रखा है टी20 के लिए, जो कि हम चाहते थे कि टेस्ट क्रिकेट दोबारा से बहाल हो, टेस्ट क्रिकेट से फोकस हो ताकि क्रिकेट बेहतर हो। तो आप समझते हैं अब ये बड़ा वाइज डिसीजन है इस तरह से कैटेगराइज करना। आप प्लेयर्स जो हैं, अगर ए कैटेगरी चाहिए तो टेस्ट खेलना पड़ेगा, क्या कहेंगे? अब पहले तो देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि हम इतने अरसे से ये बात कर रहे हैं। आपको याद होगा हमने 5 साल पहले ये एक प्रोग्राम किया, तो उसमें हमने ये चीज डिस्कस भी की थी कि सारी दुनिया ने, जो बड़े बोर्ड्स हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, इंडिया है, उन्होंने अपनी क्रिकेट को प्रायोरिटाइज किया है। उन्होंने प्रायोरिटी सेट की हैं कि जो टेस्ट क्रिकेट है वो कौन खेलेगा, ओडीआई है वो कौन से प्लेयर्स होंगे, इसी तरह जो टी20 के स्पेशलिस्ट हैं वो कौन से होंगे। तो आपको याद भी होगा, तो हम ये बात भी करते थे कि एक तरफ इंडिया टेस्ट क्रिकेट खेल रही थी, दूसरी तरफ उनके लड़के ओडीआई या टी20 क्रिकेट खेल रहे होते थे। तो यही है, इतने अरसे से हम ये बात कर रहे थे। तो ये अच्छा है, ये एक अच्छा डिसीजन है कि उन्होंने चीजों को प्रायोरिटाइज किया है, प्रायोरिटीज सेट की हैं, और ये एक अच्छा डिसीजन है। दूसरी बात ये है कि देखें, हमने लास्ट शो में भी ये बात की, जब आप अपना जो क्राइटेरिया है वो टेस्ट क्रिकेट रखेंगे तो आपकी क्रिकेट इंप्रूव होगी। ये अच्छा है कि आपने जो टॉप कैटेगरी है उसमें आपने टेस्ट प्लेयर्स को इंडक्ट किया है, तो ये बेहतर है। उसी तरह जो ओडीआई क्रिकेट है उसमें जो आपने क्रिकेट कैटेगरी है वो डाउन की है, जो टी20 है, बिल्कुल ये आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। पर ये डिसीजन 5 साल या 10 साल पहले हो जाने चाहिए थे। पर अभी भी मोहसिन नकवी साहब ने इसमें एक बड़ी बात की कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है या जो सिलेक्शन हम करके देते हैं, वो जाके जब बड़ी इवेंट्स में प्लेयर जाते हैं तो वो वहां पे फ्लॉप होते हैं। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब आप सिलेक्शन क्राइटेरिया प्रोफेशनलिज्म नहीं रखेंगे, मेरिट नहीं रखेंगे, फिटनेस नहीं रखेंगे, या प्लेयर का वो पोटेंशियल नहीं रखेंगे, तो आपको इसी तरह आप जब मेन इवेंट्स में जाएंगे तो आप वहां पे आपको शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ेगा। आपने एक और मिसाल दी कि खवातीन की जो क्रिकेट है वो बेहतर हुई थी। आपने देखा जो हमने उसके अलावा जो हमने ट्राई सीरीज खेली या बायलैटरल खेली, उसमें लड़कियों ने बेहतर परफॉर्म किया। पर मामला वो यह है, जब हम बड़े इवेंट्स में जाते हैं तो वहां हम फ्लॉप होते हैं। उसकी वजह क्या है कि हमारा वो टेम्परामेंट नहीं है, वो जो प्रेशर एब्जॉर्ब करने की जो सकत है वो नहीं है। आज आपने प्रेसिडेंट हाई परफॉर्मेंस सेंटर रखे हुए थे, उनसे जब सवाल हुआ उनकी परफॉर्मेंस का, मुझे तो हैरत है कि वहां पे जो सहाफी हैं उन्होंने ये सवाल नहीं किया कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है, आपका क्या लेवल है। आप जो आज जो बात कर रहे हैं कि हम प्रायोरिटाइज करेंगे, जो आप कह रहे हैं कि टैलेंट हम ढूंढ के लाएंगे, इन्होंने इतने अरसे से हाई परफॉर्मेंस सेंटर में क्या किया है? कितने हाई परफॉर्मेंस सेंटर के सेशंस हुए हैं? आकिब जावेद की परफॉर्मेंस कौन जज करेगा? जब इस पे सवाल भी हुआ कि मोहसिन नकवी साहब की इस पे तारीफ भी की गई कि आप सर आपने बड़ा अच्छा टाइम दिया, आपने लोगों को टाइम दिया कि वो अपना टाइम ले लें, अपनी गेम को सेट कर लें, या जो मैनेजमेंट है वो अपना एक टाइम ले ले और बेहतर परफॉर्म करे। तो पर उनको अकाउंटेबल कौन बनाएगा?
वहां आकिब जावेद कहते हैं कि जी हम क्रिकेट का कोई टाइम नहीं दे सकते। भाई जब आप टाइम नहीं दे सकते तो आप फिर हैं किस लिए? आप ये बताएं ना, आप अपनी परफॉर्मेंस, आज आपने ये क्राइटेरिया रखा कि जी जो फिटनेस है या जो परफॉर्मेंस है उस पे आप जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो मिलेगा। तो जो मैनेजमेंट का क्राइटेरिया है, जो मैनेजमेंट सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, जो प्रेसिडेंट हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, उसी तरह जो हेड कोच है या जो आपका कैप्टन है, उसकी परफॉर्मेंस का क्या क्राइटेरिया रखा है? तो यहाँ पे तो लूप होल है ना। आप ये देखें कि जब तक जो मामला है, मोहसिन नकवी साहब से सवाल हुआ, फिटनेस का सवाल हुआ कि जी फिटनेस पे जबकि उन्होंने कहा भी कि मैं एग्री करता हूं कि फिटनेस पे होना चाहिए, वो डॉक्टर साहब रखे हुए थे जो उनको तो उर्दू भी समझ नहीं आती, तो वो पता नहीं इनकी फिटनेस या इनसे बात कैसे करेंगे। उनको एक बंदे ने समझाया कि जी ये सवाल हो रहा है, उन्होंने जवाब दे उस बंदे की तरफ देखा कि भाई मैंने ठीक जवाब दिया है ना, ठीक है, इनको उल्लू बनाया है कि यार कि वहां पे प्रोटेक्शन। अब आप देखिए मीडिया अगर वहां पे होगा, वो फिटनेस चेक करते हुए वहां पे मौजूद होगा, वो ऑब्जर्व करेगा, एज ऑब्जर्वर वहां पे मौजूद होगा, तो ये कितना बेहतर है कि वहां पे शादाब खान की परफॉर्मेंस भी सामने आ जाएगी। शाहीन शाह अफरीदी जो टहल रहे होते हैं वो परफॉर्मेंस नहीं देते या फिटनेस टेस्ट ही नहीं देते, वो उनकी परफॉर्मेंस सामने आ जाएगी। हारिस राउफ जैसा हीरा जो कभी फिटनेस के लिए गया ही नहीं या वो टेस्ट क्रिकेट के लिए अवेलेबल ही नहीं, उसकी परफॉर्मेंस सामने आ जाएगी। तो उसके जवाब में बड़े अजीब से जवाब आपको सुनने को मिले। तो बेहतर यही है कि एक अच्छा डिसीजन है, इसके साथ साथ आपको मैनेजमेंट को भी अकाउंटेबल बनाना चाहिए। बिल्कुल जब तक मैनेजमेंट अकाउंटेबल होगी तो सवालिया निशान रहेगा। अहमद सईद साहब, सर बात तो शादाब खान वाली बिल्कुल ठीक ही कि अब शादाब खान सबके सामने, आपकी आंखों के सामने होगा कि शादाब खान देखिए इतने फिट हैं जिसकी वजह से उनको हमने टीम में लेके आए। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो बात हो रही है कि कैमरे के ऊपर आकर होना चाहिए, मेरा ख्याल है कि बात इस नहज पर ही क्यों आई। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो ये है कि आपका जो स्टैंडर्ड है चीज़ों को मेंटेन रखने का, फिटनेस को मेंटेन रखने का, वो इतना गिर गया है कि अब लोगों को ये वाज़े नज़र आ रहा है कि आपके जो सिलेक्शन क्राइटेरियाज़ हैं या जो आपके फिटनेस टेस्ट के क्राइटेरियाज़ हैं वो वीक हैं। तो हमें वो जो फिटनेस टेस्ट क्राइटेरिया है वो लोगों के सामने दिखाया जाए। मैं ये समझता हूँ कि ये अपने आप में ही इतनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक इदारा होते हुए अपने फिटनेस लेवल को, अपने फिटनेस स्टैंडर्ड्स को इतना नीचे लेकर आया कि ये बात होना शुरू हो गई है। आपने जिस पॉइंट की बात की है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, देखें उसमें तो बहुत सारी मोहसिन नकवी साहब तो आज ये भी कह दिया कि सिलेक्शन कमेटी जो है पिछले 70 साल की सबसे मतलब महान सिलेक्शन कमेटी है, इनके बहुत सारे करने काम होते हैं और बहुत ये मसरूफ़ रहते हैं, और तो न जाने कौन से वो मसरूफियात हैं, कौन से वो काम हैं जिनके नताइज जो है वो हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। और अगर कोई ऐसी मसरूफियात हैं जिसके नतीजे में इस किस्म के नताइज आने थे, तो मेरा ख्याल है कि मसरूफियात तर्क होनी चाहिए। और उन मसरूफियात में जिन लोगों ने उलझाया हुआ है, और जिस तरह से अली भाई ने अभी कहा कि उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा। आकिब जावेद साहब, आप पिछले एक ट्रेल निकालें पिछले 3 सालों की, हर टूर्नामेंट में शिकस्त के बाद आकिब जावेद ने पीसीबी को नया चूरन बेचा है। हर टूर्नामेंट में शिकस्त के बाद आकिब जावेद ने पीसीबी को एक नया मशवरा दिया है, और वो नया मशवरा इंप्लीमेंट होता है, अगला इवेंट आता है, पिछला मशवरा खत्म हो जाता है, अगला मशवरा जो है उसके ऊपर काम शुरू हो जाता है। कंसिस्टेंसी है, नताइज नहीं आ रहे हैं। इस सारे मामले में सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जो कंसिस्टेंट हैं, एक आकिब जावेद और एक वहाब रियाज, जो किसी ना किसी अंदाज में पीसीबी के साथ अटैच रहे हैं मामलात के अंदर। तो हम जब तक मर्ज को उसकी जड़ से नहीं पकड़ेंगे, ये मर्ज ठीक नहीं होगा। मोहसिन नकवी साहब की एक बात को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि वो हमेशा ये बात करते हैं कि क्रिकेटिंग डिसीजंस प्रोफेशनल्स को लेने चाहिए। क्रिकेटिंग डिसीजंस उन लोगों को लेने चाहिए जो क्रिकेट खेले हुए हैं। लेकिन जो लोग क्रिकेट खेले हुए हैं, अगर वही जॉब सीकर हैं और वही अपने उस कमिटमेंट के साथ मुखलिस नहीं है, तो फिर मेरा ख्याल है कि इस पूरे स्ट्रक्चर को रिवैम्प होने की ज़रूरत है। ये बात दुरुस्त है कि मोहसिन नकवी साहब डिसीजन नहीं ले सकते हैं, लेकिन अगर एक साबिक क्रिकेटर को ये डिसीजन लेने में कि फिटनेस टेस्ट का क्राइटेरिया क्या है इतना टाइम लग गया है, तो उस साबिक क्रिकेटर से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि हुजूर आपका काम खत्म हो गया, किसी और आदमी को आने। बहरहाल अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल अहमद सईद वाली बात बिल्कुल ठीक है कि हर टूर्नामेंट के बाद, जैसे अभी भी उन्होंने कहा कि बटन थोड़ी है कि बटन दबा दें और ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम ठीक हो जाए। बहरहाल नकवी साहब ने भी एडमिट कर लिया है, उन्होंने कहा कि हम बायलिटरल तो बड़ी अच्छी खेलते हैं, आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देख लें, लेकिन बड़े टूर्नामेंट में जाके हम जिस तरह से क्लैप्स होते हैं ना, ये लम्हा फ़िक्रिया हमारे लिए, इस पर वर्किंग शुरू होगी, अब वर्किंग शुरू होगी, और इसके लिए जो है तैयारी हमने कर ली है। बहुत शुक्रिया जी अली तनोली साहब, अपना कीमती वक्त दे रहे थे मुझे। ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा फुटबॉल की दुनिया में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े मैचेस हो रहे हैं, वहाँ पर कोई लर्निंग नहीं चल रही, कोई ड्रामेबाजी नहीं चल रही, वहाँ पर एक्चुअल मैचेस हो रहे हैं और बड़े मज़ेदार मैचेस हो रहे हैं। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। बात हो रही थी क्रिकेट की, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 की, जिसको स्टार्ट हुए 5 दिन हो चुके हैं। बहुत सारे मैचेस हो गए हैं, अभी बहुत सारे मैचेस होने बाकी हैं, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का इख्तिताम होना है, एंड होना है, आखिरी मैच होना है कहीं 20 जुलाई को जाके, 19-20 जुलाई को फाइनल मैच है। तो अभी एक बड़ी लंबी जर्नी है जिसको अबूर करना है। स्टेप बाय स्टेप तमाम टीम्स की कोशिश होगी कि नेक्स्ट राउंड तक क्वालिफाई करें, फिर नेक्स्ट में जाएं और फिर कहीं जाकर फाइनल की रसाई जो है वो हासिल हो सके। और ये एक लंबा, जिसमें 48 टीम्स शामिल हैं, और ये रोनाल्डो और मेसी, दुनिया फुटबॉल के बड़े नाम, 2 बड़े नाम, वो उनका ये आखिरी वर्ल्ड कप होने जा रहा है। मेसी तो लास्ट वर्ल्ड कप में अपना वो जो एम है उसको अचीव कर चुके हैं। रोनाल्डो के पास ये लास्ट चांस है कि जितना भी उन्होंने खेला हुआ फुटबॉल, अब ये फाइनल चांस है कि वो जीतें और एक ये वाली ट्रॉफी भी जो अपने वो केस में सजाने में कामयाब हो जाए। वैसे तो उनके पास गालिबन हजारों ट्रॉफीज अहमद सही साहब होंगे। तो अहमद, कितने मैचेस हो चुके, आज कितने मैचेस हैं और ये किस तरह से लेके चल रहे हैं? डेली के 4 हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं, ये सारा क्राइटेरिया जो है वो बता दें। देखिए, फीफा वर्ल्ड कप का जो 23वां एडिशन है वो पाकिस्तानी वक्त अगर हम उसके मुताबिक बात करें तो 11 और 12 जून की दरमियानी शब को इस टूर्नामेंट का जो है वो आगाज़ हुआ था, और 5 मैचेस के अंदर अब तक 12 मैचेस जो है वो खेले जा चुके हैं। ग्रुप ए से शुरू होने वाला सफ़र अब ग्रुप एफ तक पहुंच चुका है। ग्रुप एफ की टीमों ने अपना पहला मैच जो है वो खेल लिया है, और साथ ही साथ इन 12 मैचेस के साथ 3 जो है वो इफ्तिताही तकरीबात हुई हैं। अच्छा, जो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के अंदर अलग अलग तकरीबात जो है वो की गई हैं। ये भी पहली बार हुआ है इस वर्ल्ड कप के अंदर, जहां बहुत सारी चीज़ें पहली बार हो रही हैं। वहीं पर आपको ये भी देखने में नजर आता है कि वो टीमें जिनको वर्ल्ड कप से पहले प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि वो बहुत कमजोर टीमें हैं, उन्होंने बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। जैसा कि यहाँ पर मैं जरूर नाम लूंगा जनूबी कोरिया की टीम का, जिन्होंने बहुत ही शानदार खेल का मुजाहिरा किया और चेक रिपब्लिक को उन्हें हराया 2-1 से। जब कोई एशियाई टीम यूरोपियन टीम को हराती है तो बहरहाल ये एक हेडलाइन तो बनती है फुटबॉल की दुनिया में। जो गो के जापान और कोरिया जो है वो बहुत अच्छी टीमें कंसिडर होती हैं, लेकिन ये यूरोपियन टीमों के अगेंस्ट जाकर जब भी कामयाबी हासिल करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये पहलू नजर आता है। जनूबी कोरिया की टीम, जापान की टीम, जापान की टीम ने कल नीदरलैंड के अगेंस्ट जो मैच खेला है, और नीदरलैंड्स को कुछ जो फुटबॉल के एनालिस्ट हैं वो फेवरेट टीम भी करार दे रहे हैं इस वर्ल्ड कप जीतने के लिए, उन्होंने भी कल 2-2 से मैच ड्रॉ किया है नीदरलैंड्स की फेवरेट टीम के अगेंस्ट। तो ये बहुत बड़ी कामयाबियां हैं, मैं इनको करार दूंगा। साथ ही साथ एक मैच जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही थी वो था मोरक्को और ब्राजील का मैच, ग्रुप बी का जो मैच था, जो कल रात को 3 बजे खेला गया था पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। और इस मैच में मोरक्को की टीम ने जिस शानदार खेल का मुजाहिरा किया है, जो फ्लुएंसी उनकी नजर आई हमें फील्ड में, जो प्लेयर की केमिस्ट्री आपस में नजर आई, जो कंट्रोल उनका गेम के ऊपर नजर आया, और खासतौर पर मोरक्को की वो टीम जो 2022 में सेमीफाइनल खेली थी, उसमें हमें नजर आता था कि उनकी डिफेंसिव जो एबिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा हैं। और इस वर्ल्ड कप में जब वो टीम आई है तो जो उनकी अटैकिंग फ्लुएंसी है उसने देखने वालों को हैरान कर दिया है। और ब्राजील की एक टीम के अगेंस्ट उन्होंने मुकाबला 1-1 गोल से बराबर किया है, जिसमें ब्राजील की टीम को फेवरेट करार दिया जा रहा था। तो 1934 में ब्राजील की टीम पहली बार वर्ल्ड कप का जो पहला मैच था वो हारी थी, और उस वक्त से लेकर अब तक 21वें एडिशन में ब्राजील की टीम अनबीटन है वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में। लेकिन मोरक्को की टीम ने जिस किस्म की कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है, उसने जो फेवरेट टीमें हैं इस वर्ल्ड कप की, ब्राजील है, अर्जेंटीना है, पोर्चुगल है, जर्मनी है, फ्रांस है, नीदरलैंड्स को भी कुछ लोगों ने कहा है, स्पेन की टीम को फेवरेट कंसिडर किया जा रहा है। इस ब्रैकेट में कुछ अब जो एनालिस्ट हैं वो मोरक्को को रखना शुरू हो गए हैं। तो कुछ टीमें ऐसी हैं जिनका पहले मैच में ही लोगों ने जो है वो जो प्रेडिक्शन किया था उस प्रेडिक्शन को उन्हें हिलाकर रख दिया है, और कुछ टीमें ऐसी हैं जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया, जिनमें एक ब्राजील की टीम के बारे में यकीनन बात करूंगा। ब्राजील जो कि इस मैच को जीतना चाहिए था वो एक से उन्हें मैच ड्रॉ किया, नीदरलैंड की टीम ने मैच ड्रॉ किया। इसी तरह अंडर परफॉर्म करने वाली टीमों की अगर हम बात करें तो स्विट्जरलैंड की टीम ने जो है वो मैच बराबर किया है अपना कतर की टीम के अगेंस्ट, वो भी उसमें एक कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन था, जो ऑफ साइड होना चाहिए था लेकिन वो नहीं दी गई, और पेनल्टी पर जो है वो गोल स्कोर करने में कामयाब हो गए। अदरवाइज कतर की टीम के हम प्रीवियस रिकॉर्ड को देखें तो हमें ये लगता है कि ये मैच स्विट्जरलैंड की टीम को जीतना चाहिए था। तो ये कुछ टीमें हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्हें अंडर परफॉर्म किया इस पहले मैच में। इस अब तक के जितने मैचेस हुए हैं उनमें हम खासतौर पर जिस बात का तज़किरा करना चाहता हूं वो ये है कि तीनों, मैक्सिको के अंदर भी, कनाडा के अंदर भी, अमेरिका के अंदर भी आप मैचेस देखें तो आपको स्टेडियम जो है वो खचाखच भरे हुए नजर आते हैं। 68,000, 70,000, 80,000 कैपेसिटी के स्टेडियम में आपको कोई सीट जो है वो खाली नजर नहीं आती है। और शायद ये वो इंक्लूसिविटी का फैक्टर है जो फीफा अचीव करना चाहता था इस वर्ल्ड कप से टीमों की तादाद में इजाफा करने के बाद। लेकिन एक पॉइंट जिसमें मैं यकीनन बात करना चाहूंगा वो ये है, जहां पर तारीफें हमने की हैं वहां पर हमें इसके कुछ मनफी पहलुओं के ऊपर ही बात करनी है, और वो ये है
कि जिस तरह कतर में ये बात की गई थी कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है, फिर वह फीफा ने इनको ये मुकाबला दे दिया है। अमेरिका में अब तक वीज़ा इशूज़ के बहुत मसाइल सामने आ रहे हैं। अमेरिका के अंदर ख़ास तौर पर जो अफ्रीकन कंट्रीज़ खेलने के लिए आई हैं उनके ऊपर जो इमिग्रेशन के हवाले से जो सलूक किया जा रहा है वो बहुत काबिल तारीफ़ बात नहीं है। उसके अलावा अमेरिका की टीम के अमेरिका की अगर हम पॉलिटिकल जो सिचुएशन है दुनिया के उस पर बात करें तो हर देखें ओलंपिक्स हैं और या कोई भी ऐसा खेल का इवेंट जहां पर मल्टीनेशनल मल्टी एथनिक टीमें जो है वो आकर खेलती हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये फैक्टर इन्वॉल्व रहता है। जिस तरह से पैलेस्टाइन कॉज के ऊपर बात की जाती है, हर फोरम के ऊपर उसमें बात की गई। मोरक्को की टीम ने इस टूर्नामेंट के अंदर और बहुत सारी टीमों ने न सिर्फ ये कि उनके हक में नारे लगाए बल्कि फ्लैग्स लेकर वो वहां पर गई। इसी तरह जो अमेरिका ने जो ईरान के ऊपर अटैक किया और अमेरिका के हवाले से जो चीज़ें अमेरिका और ईरान के हवाले से जो चीज़ें स्पोर्ट्स दुनिया में चल रही हैं, इस पर मुझे लगता है कि जिस तरह पिछले वर्ल्ड कप में मुजम्मत की गई जर्मनी की टीम की जानिब से अभी तक कोई ऐसी बात इस वर्ल्ड कप में नहीं आई है। और साथ ही साथ आपको जो प्राइसेस हाई हुई हैं आम लोगों के लिए वो भी ये कहीं डिस्कस होना चाहिए कि ये फैक्टर जब किसी एशियाई मुल्क के अंदर होते हैं या किसी मिडिल ईस्ट मुल्क के अंदर होते हैं कि कीमतों में इजाफा हो गया है तो फिर ये कहा जाता है कि जी इन कंट्रीज के अंदर चीज़ों को मैनेज नहीं किया जाता। यही चीज़ें जब अमेरिका के अंदर हो या किसी यूरोपियन कंट्री के अंदर हो तो उस पर जो है मुकम्मल खामोशी अख्तियार की जाती है। तो मेरा ख्याल है कि जहाँ पर तारीफ हो रही है इस वर्ल्ड कप की बहुत ज़्यादा, वहाँ पर इन पहलुओं के ऊपर भी बात होनी चाहिए कि फीफा के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको तमाम फेडरेशंस को तमाम कंट्रीज को बराबरी की बुनियाद पर आकर ट्रीट करना चाहिए ताकि खेल के अंदर इस इंक्लूसिविटी के फैक्टर को मजीद बढ़ाया। वेरी अनफेयर इस तरह से होना चाहिए। अगर कतर में बात की गई तो इस पर अहमद सईद क्यों आग बोला हुए, मैं आपको बताऊं बड़े डाई हार्ड फैन है इसके फुटबॉल के। इन्होंने वीज़ा अप्लाई किया अमेरिका का, वो हो गया रिजेक्ट इस वर्ल्ड कप के लिए। इस वजह से इनको इतना गुस्सा है और ये सारी तैयारी करके बैग पैक करके बैठे हुए थे लेकिन वीज़ा अगलों ने नहीं दिया, वीज़ा रिजेक्ट हो गया और हरे पड़े हैं। और अब इसी ट्रांसमिशन में फुटबॉल की ट्रांसमिशन में अब ये सारा बदला यहाँ पे लेंगे। आपने ये थ्रू आउट द टूर्नामेंट ये फीफा वर्ल्ड कप जो है अहमद सईद साहब के तजिए लाजमी सुनने हैं, उसमें वो अंदाज ही और होगा। अहमद सईद का आप देखेंगे आने वाले शोज़ में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।